all my dear students. A very precious good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers. And today we will discuss about in agency of pollination the third agency, that is what सिंपल जूफिली। यानी आज हम ये देखेंगे कि कितने तरह के एनिमल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एंड this is very interesting journey. It means that during the journey of जूफिली you are going to enjoy. आपको बहुत मजा आने वाला है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम आपको देने वाले हैं और जिसको आप सुनने और पढ़ने के बाद कहेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है। अभी तक हमने एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में दो एजेंसी देखी थी, एनीमोफिली वेयर पॉलिनेशन वाज जस्ट कैरीड आउट बाय मींस ऑफ विंड, और दूसरा हमने देखा था हाइड्रोफिली, एंड इन हाइड्रोफिली द पॉलिनेशन प्रोसेस वाज कैरीड आउट बाय मींस ऑफ वाटर। सो इन टुडेस वीडियो we will discuss about zoophily, and in zoophily we will discuss about the further category of zoophily. So let's quickly start in agency of pollination. Agencies of pollination हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने दो एजेंसी वाटर और एयर को डिस्कस कर लिया है। तो हम यहां से डिस्कस करेंगे जूफिली। Actually, what is zoophily? Zoophily means that pollination by animals. It means that pollination with the help of animals, and in zoophily actually we include grazing animals. Grazing animals को हम लेते हैं यहाँ से। Human beings are also included in this, and we can also take the example of monkey, and we can also take the example of squirrel and various other. तो यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, ये सभी एनिमल्स क्या हैं, these are the agencies of pollination. आपने देखा होगा there are certain grazing animals such as cow, buffaloes, all these, and on their body pollen grains just stick and just carried from one place to another place. सेम हमारे साथ भी होता है, अगर हम खेतों में काम कर रहे होते हैं, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन क्या करते हैं हमारे शर्ट पे या जो भी क्लॉथ्स होते हैं उसमें चिपक के वो आगे चले जाते हैं। उसी तरह से मंकीज हैं और भी बहुत से स्क्वायरल है। स्क्वायरल कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स को ईट करती है जो एडिबल होते हैं, फिर वो जाती उसी दूसरी तरह के प्लांट पे बैठती है और वहां पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देती है। एंड जूफिली इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, and in this we will discuss certain special examples and special categories, and out of that special categories we are going to discuss about the first category. One is here what entomophily, entomophily, यानी जूफिली में बेटा हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं किसको, एंटोमोफिली को। हम पहले भी बता चुके हैं यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे होता है, pollination by insects। ठीक है, यानी एंटोमोफिली में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनेशन कौन कौन से इंसेक्ट्स कराते हैं। आउट ऑफ दैट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ बीज, we will take the example of wasp, we will take the example of flies, and all others. Let contain one more, moth. So bees, wasps, flies, moth, all these are just considered as a pollinator, and these are included under the category of entomophily. So we can take beetles also here. So here we can write beetles. ओके, तो बेटा यहां से हमने बीटल का भी एग्जांपल कंसीडर कर लिया, और भी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली क्या होता है, फ्लावर कंटेन्स नेक्टर। बेटा व्हाई इंसेक्ट विल गो टू द फ्लावर, इंसेक्ट को क्या जरूरत पड़ी है, वो फ्लावर्स तक जाएंगे। तो अगर उनको कुछ वहां से फायदा होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, तभी वो जाएंगे। ऑब्वियसली हमें जब किसी चीज में हम देखते हैं अपना फायदा है तभी वहां पे जाते हैं, उसी तरह से इंसेक्ट्स भी हैं।
तो वो क्या देखते हैं, उनको वहां से किसकी जरूरत पड़ती है, नेक्टर की जरूरत पड़ती है। और कैसे वो एक पर्टिकुलर फ्लावर की तरफ जाते हैं, फ्लावर्स कंटेन नेक्टर्स एंड सेकेंड फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। और ऑब्वियसली अभी कभी आप मार्केट में जाते हो, सब्जी आपको खरीदना है, कुछ और ऑब्जेक्ट खरीदना है, तो जो सबसे बढ़िया आइटम होता है, ताजा होता है, उसी को आप परचेज करते हो। उसी तरह से यहाँ पे बेटा फ्लावर्स क्या होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, उनके पास क्या होगा, नेक्टर होगा, तो इंसेक्ट क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, फ्लावर्स की तरफ। देखो बेटा, फ्लावर या तो आपका ब्राइटली कलर्ड हो या प्लांट का कोई भी पार्ट ब्राइटली कलर्ड हो, तो वहां पे इंसेक्ट क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड और फ्लावर्स शुड बी ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स शुड बी ब्राइटली कलर्ड, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जैसे हम आपको बताएंगे बोगनविलिया, बोगनविलिया में बेटा क्या होता है, बोगनविलिया प्लांट में फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, फिर भी वहां पे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। बट कैसे, वहां पे उनकी जो ब्रैक्ट्स होती हैं बेटा, वो ब्राइटली कलर्ड होती है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल कंसीडर करें, देयर आर सर्टेन प्लांट्स आउट ऑफ व्हिच लीव्स आर ब्राइटली कलर्ड। तो आप अब समझ गए होंगे, या तो फ्लावर आपको ब्राइटली कलर्ड हो, या जो प्लांट के कुछ और पार्ट्स, जो फ्लावर के कुछ और पार्ट्स है, वो क्या होने चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए। तो लिखा फ्लावर्स शुड बी ब्राइटली कलर्ड, बट जो कि हमने आपको अभी बताया एक्सेप्शन है, इन बोगनविलिया bracts are brightly colored, bracts are brightly colored, while in euphorbia, this is also important, while in euphorbia leaves are brightly colored। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट आपकी लाइनें हैं। इन बोगनविलिया में कौन ब्राइटली कलर्ड होता है बेटा, ब्रैक्ट्स। और अगर आप यूफोर्बिया की बात करो, तो यूफोर्बिया में कौन ब्राइटली कलर्ड होता है, लीव्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, either flowers should be brightly colored or some other parts of plants that also should bright in color, then only insect will attract towards the plant or towards the flower, and they will carry the pollen grains from one place to another place। And next थर्ड जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको, flower should contain scent। फ्लावर के पास क्या होना चाहिए, scent या स्मेल होनी चाहिए। We will consider here 2 interesting example. In jasmine, scent, smell, or we can write here scent, smell or fragrance or odor। So jasmine में बेटा क्या होता है, गुड स्मेल होती है। लेकिन हम अगर बिगेस्ट फ्लावर की बात करें, that is what रैफ्लेसिया, रैफ्लेसिया में क्या होती है, बैड स्मेल होती है। ठीक है, तो फ्लावर के पास क्या होना चाहिए बेटा, फ्लावर के पास सेंट या स्मेल होने चाहिए, एंड बाय मींस ऑफ सेंट और स्मेल also insects are attracted towards the flower। flower should be conspicuous, or we can say that large। flower should be लगा लेते हैं यहां से, flower should be large, hence वो क्या हो जाते हैं, easily visible हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लावर छोटा सा है, इंसेक्ट उसको देख ही ना पाए, तो ये कॉमन सेंस की बात है बेटा। फ्लावर शुड बी लार्ज, फ्लावर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो आसानी से देख सके। जैसे हमने आपको अभी रैफ्लेसिया का एग्जांपल बताया, जिसके पास सबसे बड़ा फ्लावर होता है। एक पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे, वो भी यूनिक है। सम प्लांट्स, सम ऑफ pollen grains are edible, यानी कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं जिनमें pollen grains edible होते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ पाइपावर।
एंड रोजा साइनेंसिस, यानी आपका रोज और पेपावर ये दो ऐसे हैं जिनमें एडिबल पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं. सो रोजा साइनेंसिस एंड पेपावर, दीज टू हैव एडिबल पॉलन ग्रेन्स. सो बेटा ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में मिलते हैं. फ्लावर कंटेन्स नेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड. अगर फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो उसका कोई पार्ट आपका ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, उसके पास सेंट या स्मेल होनी चाहिए और फ्लावर बड़ा होना चाहिए. और कुछ समय या कभी कभी एडिबल पॉलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड इन दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंटोमोफिली, जहां पे क्या हो रहा था, इंसेक्ट के द्वारा क्या हो रहा था, पॉलिनेशन हो रहा था. हमने अभी जो डिस्कस करना स्टार्ट किया है दैट इज जस्ट सिंपली अबाउट जूफिली. जूफिली इज अ ब्रॉड टर्म एज वी डिस्कस, and in zoophily we have discussed about the entomophily, and now we will discuss some important and very interesting examples that is very important for your competitive examination. तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त चीजें जो आपके नेचर में है. आपको लगेगा कैसे ऐसे हो सकता है. तो सबसे पहला है बेटा जो नोट हम डिस्कस करने वाले हैं, इस नोट में जो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, we will discuss about an orchid that is known as ophrys. So एक ऑर्किड है, उस ऑर्किड का नाम क्या है बेटा, there is an orchid, उस ऑर्किड का नाम है ophrys. और इस ophrys में एक्चुअली होता क्या है, that is ophrys, this ophrys here petals resembles with female moth. फीमेल मॉथ, यानी ऑर्किड या ऑफ्रिस में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, मॉथ के द्वारा होगा. और जो पिटल है वो कैसा होता है, फीमेल मॉथ की तरह. एंड नाउ दिस पिटल दैट इज ऑफ लाइक फीमेल मॉथ just fuel the मेल मॉथ. और मेल मॉथ को लगता है ये फीमेल मॉथ है और एक्चुअली वो फीमेल मॉथ ना होके क्या होता है, पिटल्स, और वो आके अट्रैक्ट होके यहाँ पे आके अटैच हो जाता है. सो पिटल्स रिसेंबल विद फीमेल मॉथ एंड मेल मॉथ कम्स फॉर कॉपुलेशन. होता है क्या है कि फीमेल मॉथ की तरफ क्या हुआ, वहां पे पिटल है और मेल मॉथ को लगता है कि वो फीमेल मॉथ है, वो आता है कॉपुलेशन करने के लिए और प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन वहां पे हो जाता है. तो हमने बताया पिटल्स रिसेंबल विद फीमेल मॉथ एंड मेल मॉथ कम्स फॉर कॉपुलेशन एंड परफॉर्म पॉलिनेशन. वो तो आते हैं कॉपुलेशन करने के लिए, लेकिन फायदा किसको पहुंचा देते हैं, ऑफ्रिस को, और वो क्या जाता है, पॉलिनेशन. एंड दिस इज जस्ट व्हाट, दिस कम्स फॉर कॉपुलेशन. दैट्स व्हाई दिस केस इज आल्सो नोन एज, और वी कैन राइट दिस इज आल्सो नोन एज सूडो कॉपुलेशन. यानी वो तो आए थे कॉपुलेशन करने के लिए, लेकिन कॉपुलेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो फीमेल मॉथ है ही नहीं. एक्चुअल में वो क्या है, फ्लावर का पिटल है, तो पिटल से कॉपुलेशन तो करेगा नहीं कोई भी एनिमल. तो वो आया था कॉपुलेशन करने के लिए, लेकिन हो गया क्या, पॉलिनेशन. इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सूडो कॉपुलेशन. तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल नंबर 1. नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल नंबर 2. moth brings pollen grains along with them. ये अपने साथ क्या लेके आता है, pollen grain, and also help in pollination. यानी वो हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में भी, और उसके एग को क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है. कैसे, मान के चलते हैं ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी थी. अब ओवरी में ये क्या करेगा, होल करेगा, ड्रिल करेगा, और ड्रिल करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, एग ले करेगा. तो ये क्या है, एग है किसका, मॉथ का.
मॉथ आया, ओवरी में ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद अपना एग वहां पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। मॉथ अपने साथ क्या लेके आया है, पॉलन ग्रेन्स भी लेके आया। एंड दिस ओपनिंग is sealed by or we can say that opening is locked by pollen grains। यानी ये जो ओपनिंग थी इसको पोलन ग्रेन के द्वारा बंद कर दिया गया और बदले में क्या हुआ, एग को इसके प्रोटेक्शन मिल गया। तो एग को प्रोटेक्शन मिल रहा है, एग लेइंग कहाँ हो रही है, ओवरी के अंदर, और उसके बदले में वो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन्स पिला के दे रहा है। तो दिस वाज यूनिक मैकेनिज्म नंबर 2 ऑफ यूका फ्लावर। और हम डिस्कस करेंगे यूनिक मैकेनिज्म नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3 दैट इज व्हाट, फाइकस कैरिका। Ficus carica is also known as fig, and in Ficus carica or fig, pollination is carried out by a wasp that is known as Blastophaga glossurum. Okay, so Blastophaga glossurum just perform the process of pollination in Ficus carica or fig. And what is unique is here, actually Ficus carica have a special type of inflorescence that is known as hypanthodium। हमने बताया था अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स जो हैं क्लास 11th में, उसे आप क्या कहते थे, इन्फ्लोरेसेंस कहते थे। तो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है कहां, फाइकस कैरिका में। एंड दिस फाइकस कैरिका इज जस्ट पॉलिनेटेड बाय अ वास्प दैट इज नोन एज ब्लास्टोफेगा ग्लोस्यूरम। तो कहेंगे सर इसमें तो यूनिक कुछ नहीं है, आपने तो आज इट इज नॉर्मल सब बताया हुआ है ना। तो अब मैं बताने वाला हूं यूनिक जो है। एक्चुअली फाइकस कैरिका में बेटा 3 तरह के फ्लावर बनते हैं। मेल फ्लावर तो बेचारा अकेला एक ही तरह का होता है, लेकिन फीमेल फ्लावर 2 तरह के होते हैं। फीमेल फ्लावर 2 तरह के कैसे होते हैं, एक फीमेल फ्लावर है जिसके पास स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी नॉर्मल है, और दूसरा है कुछ इस टाइप का जिसमें लैटरल साइड से स्टिग्मा और स्टाइल अराइज होते हैं। तो ये जो नॉर्मल वाला है ये क्या होता है बेटा, फर्टाइल होता है, और ये जो नॉर्मल नहीं है ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। तो जो स्टेराइल आपकी स्टिग्मा स्टाइल है इसी के अंदर एग को ले किया जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 टाइप ऑफ मेल फ्लावर एंड 2 टाइप ऑफ फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर आर लॉन्ग स्टाइल, हमने जैसे ये वाला बताया, एंड शॉर्ट स्टाइल। ये वाला अगर स्टाइल छोटी है तो उसे हम कहेंगे गाल फ्लावर। और ध्यान देने वाली बात है, दिस हैव आल्सो अ स्मॉल ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ द वास्प। वास्प जहां से एंटर करेगा उसके लिए छोटी सी ओपनिंग भी होती है, और उस ओपनिंग से आता है वास्प और एग को ले कर देता है। बेटा अब आप हमको लग रहा है समझे नहीं अभी, तो मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। मान के चलते हैं डायग्राम आपका कुछ इस तरह से है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सो दिस वन एंड दिस वन। बेटा यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसमें आप देख रहे हो एंथर और फिलामेंट। कोई जरूरी नहीं हम जितना बनाए उतना ही आपको बनाना हो, ठीक है, आप कितने भी बना सकते हैं। ये क्या है बेटा, मेल, आपको सिम्टम से साइन से बताते, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये है ओवरी और ये स्टिग्मा स्टाइल है। वहां सेम कंडीशन, फिर से बेटा वही कंडीशन, और ये एक कंडीशन में आपको एक और बना लेता हूं, ठीक है। अब ये तो हो गया टाइप 1 फर्टाइल, टाइप 1 फर्टाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब इनके बीच में हमने बताया था ये दूसरा स्टिग्मा स्टाइल जो दूसरे टाइप का है, ये वाला यहां से देख सकते हैं आप, ये यहां पे भी वही कहानी। अब क्या होगा, वास्प आएगा इसी ओपनिंग से जिसे आपने क्या कहा था, ऑस्टियोल कहा था। इस ओपनिंग से वास्प आता है, अंदर जाता है और इसी के अंदर क्या करता है, एग को ले कर देता है। इट मीन्स दैट एग्स आर लेड। अब एग्स लेड हो गया, अब ये वास्प आया अंदर और अंदर से फिर बाहर गया, तो आने जाने में ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट था, यहां से पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर क्या हो गए, स्टिक हो गए, चिपक गए, और एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से
पहुंची है। तो ये कहानी होती है। एक बार फिर से देखिए, इसके पास स्मॉल ओपनिंग होती है जो अंदर आता है जिससे वास्प। इसके पास दो तरह के फीमेल फ्लावर्स होते हैं, एक के पास नॉर्मल स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है, दूसरे के पास डिप्रेशन होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया ये नॉर्मल वाला है और दूसरा ये डिप्रेशन वाला है। और इसी डिप्रेशन में बेटा एग ले हो जाता है, और जब इसमें एग ले हो जाता है, एग ले करने के बाद वो आगे चला जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? मास्क ए एग इनसाइड द ओवरी, दैट्स व्हाई एग्स आर प्रोटेक्टेड। एग को प्रोटेक्शन मिल जाता है। और आप कहेंगे इससे फ्लावर का क्या फायदा हुआ? अरे भाई, तो फ्लावर का भी जो पोलन ग्रेन है ना, वो फ्लावर से आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक मैकेनिज्म नंबर 3 वी हैव रिप्रेजेंटेड इन फाइकस कैरिका। अब हम आपको बताएंगे यूनिक मैकेनिज्म नंबर 4। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं रखा गया है। तो आप एनसीईआरटी में मत ढूंढिएगा, फिर आप कहें सर आपने कहां से पढ़ा दिया। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। तो बेटा फटाफट डिस्कस करते हैं यूनिक मैकेनिज्म नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं यूनिक मैकेनिज्म नंबर 4, और वो है कौन सी? एक फ्लावर जिसका नाम है अरिस्टोलोकिया। हम बात करेंगे किसकी? अरिस्टोलोकिया की, जहां पे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बाय फ्लाइज, यानी मक्खियों के द्वारा यहाँ पे पॉलिनेशन होने वाला है। किसमें? अरिस्टोलोकिया में। कैसे? तो यूनिक क्या है? ये जो फ्लावर है जस्ट रिप्रेजेंट्स फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। बेटा ये क्या करता है? फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ड्यू टू बैड ऑर्डर और स्मेल लाइक डिकेइंग टोबैको और ह्यूमंस। इसका मतलब बेटा जब ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज होती है उस दौरान, या जो टोबैको तंबाकू है वो डिकम्पोज होती है, उस दौरान जिस तरह की स्मेल आती है उस तरह की स्मेल ये आपका अरिस्टोलोकिया फ्लावर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से फ्लाइज क्या होती है? अट्रैक्ट हो जाती हैं, और जैसे ही वो आती है उसको ट्रैप कर लेता है। तो रिप्रेजेंट्स फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म ड्यू टू बैड ऑर्डर और स्मेल लाइक डिकेइंग टोबैको और ह्यूमंस टू अट्रैक्ट द फ्लाइज, यानी फ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए कैसी स्मेल है? बैड ऑर्डर, जस्ट लाइक डिकेइंग टोबैको। फ्लाइज आई प्लांट के पास, फ्लावर के पास, तो जैसे ही आए उनको क्या कर लिया गया? ट्रैप कर लिया गया। साल्विया, एक्चुअली साल्विया में क्या होता है? लेबर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म फॉर बी पॉलिनेशन, यानी बी पॉलिनेशन को ट्रिगर करने के लिए क्या करता है? लेबर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करता है। कैसे? इट हैज elongated connective and anther lobes are separated, and one lobe is fertile, while other is sterile।
बेटा यहाँ पे साइलिया में क्या है, ये लेवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म शो कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है उसमें, अरे इसमें जो आपने देखा कि इस तरह से आप ध्यान से देखिए, एंथर था, बाइलोब, बीच में क्या था, कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव क्या होता है, इलॉन्गेटेड। तो इलॉन्गेटेड होने की वजह से क्या कंडीशन बनी, ये वाली कंडीशन बन गई, यानी एंथर लोब्स क्या है, दूर दूर है। और जब एंथर लोब दूर दूर होते हैं तो जो ऊपर वाला होता है ये फर्टाइल होता है, नीचे वाला क्या होता है, स्टेराइल होता है। कैसे, डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम से आप समझ जाओगे। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं। फ्लावर की भी बेटा एक स्पेशल शेप होती है, कुछ इस टाइप का। ओके, ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल वगैरह। यहां से आप देखेंगे, ये आप देखिए आपका था मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, यहाँ पे भी वही है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये कब होती है, नॉर्मल केस में, लेकिन यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है, बीच वाला कनेक्टिव क्या है, इलॉन्गेटेड। तो क्या होगा, एंथर लोब दूर दूर होंगे। तो एंथर लोब दूर दूर कैसे होते हैं, इस तरह से। दिस वाज द एंथर लोब नंबर 1 एंड दिस वाज द लोब नंबर 2, बीच में कौन है, कनेक्टिव। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, दिस वाज द एंथर लोब नंबर 1, दिस वाज द कनेक्टिव। ठीक है, हाँ। तो इसे हम कहते हैं अपर लोब। अपर लोब क्या है, फर्टाइल, सॉरी। और लोअर लोब क्या है, लोअर लोब क्या है बेटा, स्टेराइल। यहां पे क्या है, दीज आर द नेक्टर ग्लैंड्स। No. Insects will enter through this, or just bees will enter through this pole and will reach here. ये आई और कहाँ पे बैठ गए, मान के चलते हैं ये आई बीज और यहाँ पे बैठी। जैसे ही इसकी कांटेक्ट में आती है, यहाँ पे बैठ के सोचती है कि जो नेक्टर है इसको यहाँ से ले लिया जाए। तो जैसे ही इस पे बैठेगी, ये जो बीच वाला कनेक्टिव है, ये क्या था, इलॉन्गेटेड कनेक्टिव। जैसे ही ये बैठी लोअर एंड पे नेक्टर को लेने के लिए, जो इलॉन्गेटेड कनेक्टिव था ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और जैसे ही नॉर्मल हुआ, जो फर्टाइल पार्ट था, वो फर्टाइल पार्ट, चूंकि वहां पे एंथर्स थे, एंथर जो था वो फर्टाइल पार्ट था ऊपर वाला, उसके पास क्या थे, पॉलन ग्रेन्स थी। तो फर्टाइल पार्ट के जो पॉलन ग्रेन्स थे आके किससे, बीज से चिपक गए और बीज नेक्टर लेके उड़ गई, फिर अगले प्लांट तक पहुंची और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो अब हम उसको राइट भी कर लेते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो एंथर के लोब होते हैं बेटा, वो बाइफर्केटेड होते हैं, इलॉन्गेटेड क्या होता है, कनेक्टिव होता है। जैसे ही बीज आती है, लोग मान के चलते हैं ये अपर एंड था, ये लोअर एंड, इस पे बीज आके बैठी, तो ये जो ऊपर वाला एंड था फर्टाइल, जो कि ये वाला था स्टेराइल, तो इस पे ही पॉलन ग्रेन्स हैं जो काम के हैं, इसके वाले काम के नहीं है। तो इस पे जैसे ही बैठी, बीच में जो कनेक्टिव था वो क्या हो गया, नॉर्मल, और ये फिर से चिपक गया। तो फर्टाइल पार्ट आके किस पे लग गया, बीज पे लग गया, और वो पॉलन ग्रेन्स को लेके कहां चली गई, आगे तक। तो लिख लेते हैं कैसे होता है। व्हेन bees comes and sits on lower lobe, connective become normal and act as lever for bees, and upper fertile lobe comes in contact with bees। यानी वही हमने लिखा कि when bees comes and sits on lower, आगे यहाँ पे बैठी, कनेक्टिव बिकम नॉर्मल, ये जो बीच वाली डिस्टेंस ही खत्म हुई, ये दोनों क्या हो गए, चिपक गए, और किस तरह से काम करने लगे, लेबर का। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, लेबर मैकेनिज्म। अब बेटा ये हमने 5 तरह के बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखे, इतना आपके लिए काफी है। चलिए कुछ और एजेंसीज देख लेते हैं पॉलिनेशन की। ओके प्यारे बच्चों, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि हमारी है कैटेगरी नंबर 3, इसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। नाम से ही क्लियर है, पढ़ चुके हैं, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो बेटा यहां पे क्या होगा, फर्स्ट
pollinating birds have long beak. उनके पास जो चोंच होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी. फॉर एग्जाम्पल हमिंग बर्ड. ओके. सेकेंड, फ्लावर should be large, showy and nectar producing. यानी फ्लावर क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए. एंड ऑल्सो हैव स्पेशल शेप्स. उनके पास क्या होगी, स्पेशल शेप होनी चाहिए. कैसे, मान के चलते हैं ये स्पेशल शेप का आपका फ्लावर है. मान के चलते हैं दिस वाज स्पेशल शेप फ्लावर. नॉर्मल अरेंजमेंट है बेटा, वही पुरानी कहानी, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर वगैरह. ठीक है. अब क्या होगा, हमिंग बर्ड आएगी या कोई भी बर्ड आएगी जिसके पास लॉन्ग वीक है, अंदर पहुंची, यहाँ पे नेक्टर है. ये क्या है, नेक्टर. इसने क्या किया, वीक अंदर पहुंचा दिया ऐसे. तो वीक अंदर पहुंचा नेक्टर को लेने के लिए. उसी समय ये कांटेक्ट में आई किसके, एंथर के कांटेक्ट में आई. और एंथर के पास क्या था, पॉलन ग्रेन्स थे जो इस वीक पे चले गए. ये क्या लग गए, पॉलन ग्रेन्स. और ये बर्ड जाके जब दूसरे फ्लावर पे वही काम करेगी तो ये पॉलन ग्रेन्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्निथोफिली. बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है. लॉन्ग वीक होनी चाहिए, पॉलन ग्रेन्स उसी वीक पे स्टिक होते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक आसानी से पहुंच जाते हैं. अभी हमने आपको एग्जांपल नहीं बताया था, सॉरी. ऑर्निथोफिली का एग्जांपल है ऑर्निथोफिली. इसमें एग्जांपल लेंगे आप, सॉरी, बूटी बिग्नोनिया और बिग्नोनिया. इसके साथ साथ है सिल्क कॉटन और एक और ले लेते हैं साल्मेलिया. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्निथोफिली. अब बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारी चौथी कैटेगरी है, कायरेप्टेरोफिली. जिसे आप कहते हो पॉलिनेशन बाय बैट. यानी बैट के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन अगर बैट के द्वारा होना है तो आप सभी को पता है बैट इज नॉकटर्नल एनिमल, रात्रिचर है, रात में चलता है. तो फ्लावर शुड बी नाइट ब्लूमिंग. सो यहाँ पहला क्या है, फ्लावर शुड बी नाइट ब्लूमिंग. फ्लावर शुड बी नाइट ब्लूमिंग. क्योंकि बैट क्या होता है बेटा, भारी होता है. तो फ्लावर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फ्लावर शुड बी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, हैविंग नेक्टर. नेक्टर नहीं भी है तो चलेगा, बट फ्लावर कैसा होना चाहिए, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. pollen grains are edible and flower produce smell like rotten fruit. यानी जो वहां पे बेटा किसको, बैट को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल स्मेल है जो कि कैसी है, रॉटन फ्रूट, सड़े गले फलों जैसी है. तो उससे क्या होता है, बैट भाई साहब अट्रैक्ट हो जाते हैं कि चलो वहां पे माल है और हम लेके आते हैं. अब वो आते हैं किसके पास, फ्लावर के पास. क्योंकि फ्लावर क्या है, हट्टा कट्टा है, इस वजह से बैट के आने से उसको प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. तो ये को क्या आपका कैरेप्टेरोफिली. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कहाँ होता है. तो हम यहाँ पे पहला देखेंगे किगेला पिन्नेटा. पहला आपका क्या है बेटा, किगेला पिन्नेटा है. किगेला पिन्नेटा में क्या होता है, पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ बैट होता है. एंथोसिफेलस
Anthocephalus and Kigella pinnata representing what? Characterophily. दो और देखते हैं, अभी तक हमने देखा डी, एक और देख लेते ई, ओफियोफिली. ओफियोफिली में क्या होता है? पॉलिनेशन बाय स्नेक. ये आप देखेंगे कहां? सैंटालम में देखेंगे. कहां देखेंगे? इन द केस ऑफ सैंटालम. और वी कैन राइट अनदर टर्म. टेक्निकल टर्म में आप क्या लिखते हो? इंडियन स्नेक ट्री. इंडियन स्नेक ट्री. और इस इंडियन स्नेक ट्री का एक पर्टिकुलर नाम है. वो नाम क्या है? इंडियन स्नेक ट्री, दैट इज व्हाट? एरिसीमा. आप कह ले सैंटालम. तो बेटा हमने डिस्कस कर लिया ई. चलिए एक और कैटेगरी देख लेते हैं. ई एफ, मैलेकोफिली, और इसे हम कहते हैं बाय स्नेल. यानी स्नेल जो है अगर वो पॉलिनेशन कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैलेकोफिली. और ये जो फैमिली है एरिकेसी, उस फैमिली के मेंबर्स में होता है. तो एग्जाम्पल हियर वी विल राइट अरेसी. ठीक है, तो अरेसी के मेंबर्स जो है उसमें क्या हो रहा है? मैलेकोफिली बाय स्नेल. और एरिसीमा जो कि इंडियन स्नेक है वहां पे क्या हो रहा है बेटा? ओफियोफिली. This was all about your various agencies of pollination. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 101% गारंटी है. लिख के ले लीजिए. और this was all about for today. You have to like the video, subscribe the channel, share with your friends, and just wait for the next video. Next video आपका आने वाला है on fertilization. Fertilization को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे. Fertilization part 1 and part 2. उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा. ओके, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. कीप स्माइलिंग. जय हिंद.